एपिसोड 258। चलने के दौरान मैं आसपास देख रहा था। किसी निगरानी के मामले में मेरी छठी हिस्स खामोश थी, लेकिन अक्ल कह रही थी कि इन हालात में निगरानी ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अचानक सामने से एक रिक्शा नमूदार हुआ। यहाँ पहाड़ी शहर होने की वजह से रिक्शे कम थे, मगर इक्का दुक्का नजर आते थे। मैंने सामने आकर इसे रोका। इससे पहले कि रिक्शे वाला कुछ कहता, मैं उसमें सवार हो गया। ड्राइवर मकामी था। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा जो मेरे सर से गुजर गया। मैंने कहा, हिंदी या अंग्रेजी बोलो, मैं टूरिस्ट हूँ। मैंने अपनी बात अंग्रेजी में भी दोहराई तो इसका खातिर खासर हुआ। ड्राइवर मुनासिब अंग्रेजी में बोला, कहाँ जाना है सर? रिट्स होटल के पास उतार देना। मैंने जवाब दिया। यह होटल हिमालय से कुछ ही दूर था। शाम तेजी से उतर रही थी और कुछ देर में रात की तारीकी छा जाती। आधे घंटे बाद मैं हिमालय होटल के पास उतरा। अब मैं तजब्जुब में था कि अगर दुश्मन पीछे नहीं था तो मेरी थ्योरी गलत थी। दूसरी सूरत में मुझे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर बड़ा कुंवर बानो को अपने कब्जे में कर चुका था तो इतनी देर में उसे मुझसे राब्ता कर लेना चाहिए था। मैं पैदल हिमालय होटल की तरफ चल पड़ा और एक उम्मीद के साथ रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछा, मेरी साथी यहाँ आई है? यस सर, वो कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची हैं और आपके लिए मैसेज है कि उनकी आमद से आपको आगाह कर दिया जाए। मैंने सुकून का तवील सांस लिया ही था कि मोबाइल की बेल बजी। मैंने देखा होटल के नंबर से कॉल आ रही थी। मैं लड़की का शुक्रिया अदा करके वहाँ से हटा और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ बानो थी। आप कहाँ हैं? मैं वहाँ से निकल आई हूँ। होटल में हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। मैंने बहुत देर बाद सुकून महसूस किया। मेरा ख्याल सरासर गलत निकला और मैं खुश था कि गलत निकला। मैं ऊपर आया जहाँ बानो बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते वो लपक कर मेरे पास आई। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई, वरना मैं तो बेहद डर गई थी। हुआ क्या था वहाँ? मैं अंदर दाखिल हुई तो बड़ा कुंवर वहाँ मौजूद था और वो डॉक्टर एंथनी से बात कर रहा था। मैं सुनगुन लेने के लिए वहीं रुक गई। वो अपना चेकअप कराने के लिए आया था। डॉक्टर एंथनी उसे बता रहा था कि उसके कुछ नए टेस्ट होंगे और उसे 2 दिन बाद दोबारा आना होगा। फिर वो राज के बारे में पूछने लगा। जब बड़ा कुंवर वहाँ से चला गया तो मैं डॉक्टर एंथनी के पास आई। वो मुझे MRI रूम में ले आया, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर मैं बड़े कुंवर या उसके किसी आदमी की नज़र में आ जाती तो वो आपको मजबूर करने के लिए मुझे हर सूरत काबू करने की कोशिश करते। बिल्कुल यही खदशा मेरे जहन में था। मैं बेसाख्ता बोला, बल्कि मैं तो समझ रहा था कि बड़ा कुंवर मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ था और हमारी निगरानी करा रहा था। मौका पाते उसने तुम्हें अगवा करा लिया। ये सोचकर मेरा बुरा हाल हो गया कि वो हम पर नजर रखे हुआ था और मेरे मंसूबे से वाकिफ था। मैं तो उससे राब्ते का सोच रहा था, मगर एक चीज़ से खटक गया जब मैंने देखा कि कोई मेरी निगरानी नहीं कर रहा। ये मुमकिन ही नहीं था कि एक बार मैं उसकी नज़रों में आ जाता और वो मेरी निगरानी ना कराता। शुक्र है कि मैंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। जी, इन्हीं खदशात की बिना पर मैंने भाग निकलने का फैसला किया। जैसे ही अटेंडेंट मशीन के पीछे गया, मैं दबे कदम उठी, अपना बाया और सैंडल्स उठाए और वहाँ से निकल गई। इत्तेफाक से पीछे का रास्ता मेरे जहन में था। मैं वहीं से निकली। उस वक्त मैं बड़े कुंवर और राज की जासूसी करा था। मैं बाहर निकली तो टैक्सी वाले ने आपका पैगाम दिया और जब उसने कहा कि ये फैल्कन का हुक्म है तो मैं समझ गई और उसके साथ होटल आ गई। मैंने ठीक किया ना? 100%। अगरचे तुम्हारा चेकअप अधूरा रह गया, लेकिन तुम महफूज रही। ये ज़्यादा अहम है। मुझे बड़े कुंवर की एक बात ने परेशान कर दिया है। वो मेरे लिए बेफिक्र है। उसका कहना है कि मैं इस मुल्क से निकल भी जाऊँ तब भी मैं खुद उसके पास वापस आऊँगा, और ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, जब वो आपके किसी साथी को पकड़ ले। बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था। शहबाज साहब, बानो संजीदा हो गई। मेरी दरख्वास्त है कि अगर ऐसी कोई बात हो तब भी आप खुद को बड़े कुंवर के हवाले नहीं करेंगे। मुझे आज़ाद कराने की कोशिश करिएगा, लेकिन ऐसा ना हो सके तो मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दीजिएगा। ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मेरा खदशा गलत निकला। उसने मौजू बदल दिया। अब क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कल शाम के वक्त हम यहाँ से निकलते हैं। अगर हम सूरज डूबने के बाद सरहद पार करें तो रात की तारीकी पर्दे का काम करेगी और बचने का इम्कान बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन सरहद कहाँ से पार करेंगे? मियाँ मुमताज़ की ज़मीन और हवेली किस इलाके में है? पखियाला में। फिरोजपुर से ज़रा पहले GT रोड से एक लिंक रोड पखियाला की तरफ आता है। हम लाहौर आमदरफ्त के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने इंटरनेट पर उस इलाके का तफसीली नक्शा निकाल कर देखा। सरहद यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर थी। उस मकाम पर दरिया रावी कुछ ज़्यादा ही बल खा रहा था और कभी एक मुल्क की हद में जा रहा था तो कभी दूसरे मुल्क की हद में घुस रहा था। बाज़ मकामात पर बैक वक्त दोनों मुल्कों में बह रहा था। अगरचे अब रावी बहता नहीं है, मगर सैलाब के दिनों में जब इंडिया पानी खोलता है तो ये अपने पुराने दिनों की झलक दिखाता है। बानो ने उंगली रखकर बताया, मगर आम दिनों में रावी खुश्क और ज़ईफ रहता है। अब तो उसमें बाकायदा कच्ची आबादियाँ बन गई हैं। बानो ने उंगली रखकर बताया, यहाँ कई जगहों पर ज़मीन बहुत नशेबी है और सैलाब के वक्त पानी तले आ जाती है। मेरा अंदाज़ा था कि यही वो रखना था जो हमारे रडार की नज़रों से ओझल था और जिससे फ़ायदा उठाकर राजकुंवर हेलीकॉप्टर में मियाँ मुमताज़ के पास आता था। इंडिया की तरफ से उसे छूट थी क्योंकि वो उनकी खिदमत अंजाम देता था और अपना काम भी निकालता था।
کسی ہیلی کاپٹر کے لیے 3-4 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کرنا 1-1.5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں تھا۔ اگر ایئر ڈیفنس سسٹم ہیلی کا سراغ لگا بھی لیتا تو یہ وقت کارروائی کے لیے کم تھا۔ راج کنور کہاں سے سرحد پار کرتا تھا یہ بات وہی جانتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ امکان تھا کہ امرتسر سنگھ ڈیوٹی پر آ گیا ہوگا، لیکن میں نے پہلے ڈاکٹر اینتھنی کو کال کی۔ ڈاکٹر، پولیس کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رینا واپس آ گئی ہے۔ اس نے بھی دشمنوں کو دیکھ لیا تھا اور ہاسپٹل میں کسی ممکنہ گڑبڑ کے خیال سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ، میں اسے پھر چیک اپ کے لیے لے آؤں گا۔ آپ بھول جائیں کہ رینا آج چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ اوکے، ڈاکٹر بولا۔ تھینکس ڈاکٹر۔ میں نے کال کاٹ کر اس بار امرتسر سنگھ کا نمبر ملایا۔ ہیلو جی ڈاکٹر، میں بات کر رہا ہوں، میں مریض سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ذرا مشکل ہے، میں موقع دیکھ کر کراتا ہوں، اسی نمبر پہ بات کرانا میری۔ اوکے۔ میں نے موبائل رکھا تو بانو نے پوچھا، آپ راج کنور سے بات کیا کریں گے؟ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس سے اس راستے کے بارے میں پوچھوں گا جس سے گزر کر وہ سرحد پار کرتا ہے تو تم غلطی پر ہو۔ میں اس سے بڑے کنور کی آمد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے کل کے پلان پر عمل کے لیے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بانو بولی، میرا خیال ہے فون پر اس قسم کی گفتگو خطرناک ہو سکتی ہے۔ یو ڈونٹ وری، میں محتاط ہوں۔ میں نے اسکائپ آن کیا۔ ابھی کھانے کا موڈ نہیں ہے، ایسا کرو چائے کا کہہ دو۔ لیکن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ تب اپنے لیے کھانا منگوا لو اور میرے لیے چائے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تب میں کھانا اپنے کمرے میں کھا لیتی ہوں، بانو نے جاتے ہوئے کہا۔ میں نے عبداللہ کا نمبر ملایا اور رابطہ ہوتے کہا، عبداللہ اسکائپ پر آؤ۔ میں باہر ہوں، وسیم سے کہتا ہوں وہ آ جائے گا۔ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میں بھی 10 منٹ میں پہنچ سکتا ہوں۔ سب سے بات کرنی ہے، اس لیے تم جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے پہنچ جاؤ۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ چند منٹ بعد وسیم اسکائپ پر آ گیا اور اسی اثنا میں چائے بھی آ گئی۔ وسیم کے ساتھ سفیر بھی تھا۔ ابھی عبداللہ کے آنے میں ٹائم تھا، اس لیے میں ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا۔ حالانکہ سفیر نے مجھے بہت اکسایا کہ میں اصل بات کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ سب کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور لیپ ٹاپ ہے تو وہ بھی لے آؤ، اگر نہیں ہے تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ دوسرا نہیں ہے، سفیر نے آگاہ کیا۔ تم نے نادر کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ بس یار، ان دشمنوں نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ پرانے دشمن ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ کیا حال ہے اس کا؟ بہتر ہو گیا ہے۔ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ہم اسے مرشد کے حوالے کرنے والے ہیں، اس کی ہوا خراب ہے۔ وہ ہماری منت سماجت کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کرے، مگر وہ پہلے کے مقابلے میں سنبھل گیا ہے۔ مرشد کی طرف سے کوئی رد عمل ہوا؟ وہ ندیم سے رابطے میں ہے، کل تیرے کیسز کے بارے میں اہم پیشی ہے، پولیس کیس واپس لینے کی درخواست کرے گی۔ میں خوش ہو گیا، یہ بہت اہم پیش رفت ہے، تم لوگوں نے بتایا نہیں؟ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ مرشد ہے۔ ایک بار نادر اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ نئے کیسز بنا سکتا ہے اور خود کو بری الذمہ بھی قرار دلوا سکتا ہے۔ ایک بار ان کیسز سے تو جان چھوٹے، میں اپنی سرزمین پر آزادی سے گھوم نہیں سکتا۔ مرشد کو پھر دیکھ لیں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ دوبارہ مشکل سے پنگا کرے گا۔ سفیر نے نفی میں سرے لایا۔ مجھے تو وہ کتے کی دم لگتا ہے، اتنی آسانی سے سیدھی نہیں ہوگی۔ وسیم کا بھی یہی خیال تھا۔ اسی اثنا میں عبداللہ آ گیا۔ جی شہباز صاحب، میں کچھ بتا رہا ہوں، تم لوگوں نے درمیان میں سوال نہیں کرنا۔ جب میں اپنی بات مکمل کر لوں تو پھر جو چیز چاہے پوچھ لینا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ حسب توقع سفیر نے ٹانگ اڑائی۔ پوچھو۔ کیا تیرے ساتھ وہ گلبانو بھی آئے گی؟ میں نے گہری سانس لی۔ اس نے تمہارے بارے میں بالکل درست کہا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ سفیر نے چمک کر پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، ویسے تم اپنے سوال پر غور کرو تو شاید اس کا جواب مل جائے۔ وسیم اور عبداللہ ہنس رہے تھے۔ سفیر بہنا کر بولا، تم لوگ اس خوشی میں دانت نکال رہے ہو؟ شکر کرو بھی بیتو نہیں ہے، ورنہ تمہارا صحیح ریکارڈ لگتا۔ وسیم کی بات پر میں نے کہا، وہ تو بعد میں بھی لگ سکتا ہے، واپس آ کر میری، بیتو اور مونا دونوں سے ملاقات ہوگی۔ تم تو بلیک میلنگ پر اتر آئے ہو یار۔ سفیر گھبرا کر بولا۔ شہباز صاحب، وسیم سنجیدہ ہو گیا، میرا خیال ہے آپ دیر کر رہے ہیں، آپ کو فوراً وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ آئی اگری، اور اسی لیے میں تم سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل میں اور بانو تمہارے پاس ہوں گے۔ وہ چونکے۔ عبداللہ بےتابی سے بولا، وہ کیسے؟ میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بتانا شروع کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کس طرح ہم 2 گھنٹے سے بھی پہلے پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میں چپ ہوا تو وسیم نے کہا، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، دونوں طرف میں کسی بھی طرف سے فائر کیا جانے والا ایک میزائل ہیلی کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ اول تو میرے ساتھ راج کمار ہوگا اور وہ انڈین حکام سے راہداری لے سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف پالیسی اتنی سخت نہیں ہے، پہلے وارننگ دی جاتی ہے، اور اگر سرحدی خلاف ورزی کرنے والا واپس نہ جائے تو ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آتا ہے۔ لیکن ان سارے کاموں میں کچھ وقت لگتا ہے، اور مجھے امید ہے اتنی دیر میں ہیلی کم سے کم ہمیں ڈراپ کر دے گا، اور اس کے بعد وہ واپس جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے یا گرا لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سرحدی محافظوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ کیسے؟ راج کا کہنا ہے کہ اس طرف کچھ ایسا رکھنا ہے
जहाँ रडार नीची परवास करने वाले हेली को ट्रेस नहीं कर सकता। दूसरे सरहद पार करने के 2 से 3 मिनट के अंदर मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां तुम लोग मेरे मुंतज़िर होगे। कहाँ ये जगह? अब्दुल्ला ने पूछा। तुम नेट से वाघा बॉर्डर का नक्शा निकालो। अब्दुल्ला ने नक्शा निकाला। जी। मैंने निशानदेही की। इस पर देखो, ऊपर पाकिस्तान में पखियाला है। मियाँ मुमताज़ की जागीर उसी इलाके में है। हाँ, वो भी देख लिया। उसके ऊपर नारंग मंडी से आने वाली सड़क चक्किया रोड से मिल रही है। बिल्कुल, वसीम बोला। क्योंकि उन्होंने वेब पेज खोला हुआ था इसलिए उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी और ना मेरी तस्वीर उनको दिखाई दे रही थी। तुम लोग नारंग मंडी से आने वाली सड़क क्रॉस करके चकिया रोड पर तकरीबन 1 किलोमीटर आगे इंडिया की तरफ आकर हमारा इंतजार करोगे। यहाँ ये सड़क मकबूलपुर रोड कहलाती है। मैं समझ गया जनाब, वसीम ने कहा। एक ज़माने में मैं यहाँ बहुत घूमा फिरा हूँ। दरिया रावी में सर्दियों के दिनों में परिंदे आते थे, मैं उनका शिकार करने जाता था। यहाँ दरिया किसी कदर चौड़ा और गहरा है और सर्दियों में यहाँ पानी भी होता है। बिल्कुल, नक्शे पर यह सड़क मौजूद है, लेकिन इसकी असल सूरत हाल क्या है ये तुम लोग बताओगे। मैं चाहता हूँ तुम कल सुबह रवाना हो जाओ और इसी इलाके में मौजूद रहो। वहाँ की सूरत हाल से मुझे आगाह करो। हमारे उतरते हमें बहुत तेज़ी से उस इलाके से निकल जाना होगा क्योंकि सिक्योरिटी वालों की आमद मुतवक्को होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अगर आप कहें तो हम अभी रवाना हो जाते हैं। नहीं, कल सुबह निकलकर भी तुम लोग 2.5-3 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हो। अभी तुम गौर करो कि तुम लोगों को क्या करना है। मुझे ख्याल आ रहा है आजकल GPS आम हो गया है। तुम वहाँ पहुँच कर मुनासिब पोजीशन तलाश करके उसकी GPS लोकेशन बताना। हेलीकॉप्टर ठीक वहीं पहुँच जाएगा और हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इम्कान है कि हमें उतार दे हेली वापस चला जाएगा। राजकुंवर समेत? वसीम ने मायनेखेज़ सवाल किया। अब इस बारे में सोचा नहीं है। तो सोच लें, उसे भी यहीं उतार लेंगे और फिर किसी मुनासिब जगह ठिकाने लगाकर हमेशा के लिए ज़मीन में दबा देंगे। मेरा ख्याल है इसका फैसला वहाँ पहुँच किया जाए तो बेहतर होगा। तुम एक बात भूल रहे हो, वो सादिया का भाई है और हमें इस बात का ख्याल भी रखना है। उसे अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं होगा। उसे पता चल जाए कि वह हमारे साथ है और मुसलमान हो चुकी है तो वो उसका भी दुश्मन बन जाएगा। वसीम तलखी से बोला। उसमें और हम में फ़र्क है यार। मैंने अपना प्लान बता दिया, आगे अब तुम लोगों ने प्लान करना है कि किस तरह ये काम पाया तक मिल तक पहुँचाना है। इतने में बीतू भी आ गया और उसने आते ही लैपटॉप संभाल लिया। शोभी, हम आपके बगैर बहुत उदास है। वसीम ने अब्दुल्ला की तरफ देखा। मेरा ख्याल है हम कहीं और चलकर इस प्लान को डिस्कस करते हैं। इन दोनों को बात करने दो। हाँ, ये ठीक है, अब्दुल्ला ने कहा। मैं भी चल रहा हूँ। सफ़ीर उनके पीछे लपका। पहली बार बीतू से खुलकर बात करने का मुझे मौका मिला था। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारा बहुत ख्याल आता था। मुझे फिक्र थी कि मियाँ मुमताज़ तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक ना करे। हम उसके साथ बुरा सलूक करता, मगर हमको वसीम भाई ने रोक दिया, उनको अब्दुल्ला भाई ने रोका था। तुम वहाँ से फ़रार कैसे हुए? एक बार हंगामा किया तो हमको मारा था और कमरे में बंद कर दिया था। हम शराफत से मार खाता रहा और रोता रहा। इस पर वो समझा कि हम शरीफ है। एक दिन हमको मौका मिला और हम 2 आदमियों को लिटाकर वहाँ से निकल गया। मुझे हंसी आ गई। तो तुम शरीफ नहीं हो? सफ़ीर भाई की तरह नहीं। ये बानो दीदी कैसा है? बहुत अच्छी और पुरखलूस लड़की है। इस अजनबी जगह उसने जिस तरह मेरा साथ दिया है ये हर किसी के बस की बात नहीं। फिर तो वो अच्छा ही होगा। शोभी, आप जिसको अच्छा बोलो वो ज़रूर अच्छा होता है। कुछ देर तक बीतू से बात होती रही। उसने मुझसे मनवा लिया कि वो भी उस पार्टी का हिस्सा होगा जो मुझे रिसीव करने के लिए आएगी। अब मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाने का ऑर्डर दिया। खाना आने तक बीतू से बात जारी रखी। इस दौरान बानो भी आ गई। लैपटॉप उसके हवाले करके मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। बानो भी बीतू से बात करके खुश हुई। दोनों में एक कदर मुश्तरक निकल आई थी कि दोनों सफ़ीर से खार खाते थे। बीतू का मामला शुरू से था और अब बानो भी उसके साथ शामिल हो गई थी। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। इधर मैंने खाना ख़त्म किया, उधर सरदार जी की कॉल आ गई। कॉल रिसीव करते उसने कहा, श्याम जी जल्दी से बात कर लो, इधर बंदा नहीं है, वरना वो मिनट मिनट पर आकर झांक रहा था, अभी कहीं बाहर दफा हुआ है। चंद मिनट के बाद राज की आवाज़ आई। शहबाज, क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर है या जा चुका है? चिंता मत करो, मैं उसके सामने तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, वो बाहर है। बड़ा कुंवर तुम्हारे पास क्यों आया था? वो हैरान हुआ। तुम जानते हो, इसका मतलब है तुम मेरी निगरानी कर रहे हो। क्या मुझे नहीं करनी चाहिए? रामन का क्या हाल है? वो पागल हो रहा था। अगर उसे बड़े कुंवर का खौफ ना होता तो वो मुझे भी ना छोड़ता। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं मालूम और ना तुम मेरे पास आए थे। अब किधर है वो? अक्सर यहीं होता है और कभी कभी कहीं चला जाता है, क्योंकि वो जब तक होता है हर 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आकर झांकता है। उसके अलावा और कौन है? संतोष नामी का आदमी है और एक पायल नामी बंदा है, मगर वो कम होता है। तुम्हारी कंडीशन कैसी है? मेरा आज MRI हुआ है, उसमें घुटने की पोजीशन सही है और बाजू की हड्डी भी सेट हो गई है। अब मुझे घर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें जहाँ शिफ्ट किया जाएगा वो घर नहीं होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में सोचा? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
तुम उस पॉइंट से वाकिफ हो जहाँ से हेली सरहद पार करता है? हाँ, लेकिन उसके लिए मेरा हेलीकॉप्टर में होना ज़रूरी है। अगर मैं तुम्हें ले जाऊँ तो? मैं किसी सूरत नहीं जाऊँगा। तुम्हें नहीं मालूम इस सहूलत का गलत इस्तेमाल मुझे किन मुश्किलात में फंसा सकता है। मैंने दिल में कहा, बेटा जाना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे तुम कितनी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंस जाओ। फिर मैंने कहा, राज क्या इस बात का इम्कान है कि कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए? नहीं, डॉक्टर का कहना है कल मेरे एक जख्म के टाँके कटेंगे और फिर मुझे डिस्चार्ज किया जाएगा। राज मेरी पेशकश पर गौर करना। अगर तुम्हें इस मुश्किल सूरत हाल से कोई निकाल सकता है तो वो मैं हूँ। तुम गौर करो, बड़े कुंवर को मैं हर सूरत जिंदा सलामत दरकार हूँ और वो मेरी बात मानने पर मजबूर था, इसलिए मुझे उसकी तरफ से जान का खतरा नहीं है, लेकिन वो तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। अगर तुम एक बार पैलेस वापस पहुँच गए तो फिर तुम कागजात भी दोगे और अपनी जान भी। अगर बड़े कुंवर ने तुम्हें माफ़ कर भी दिया तो हमेशा के लिए किसी कैदखाने में डाल देगा जहाँ से तुम जीते जी नहीं निकल सकोगे। वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा रामन मेरे खून का प्यासा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इतने में डॉक्टर वापस आ गया। उसने राज से कहते हुए मोबाइल छीन लिया। वो मुसीबत आ गई है। उसने कॉल काट दी। बानो बीतू से बात कर रही थी। फिर उसने बुरा सा मुंह बनाया और लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर दी। क्या हुआ? वो साहब आ गए हैं। बानो धीमी आवाज़ में बोली। बीतू की बातें सुन ली थी और अब उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। बीतू मेरा बहुत प्यारा और मासूम साथी है। वो राजकुंवर के इलाके का रहने वाला कबायली है। उसका पूरा कबीला इन लोगों की हवस की भेंट चढ़ गया। उनका कत्लेआम हुआ और उन्हें इलाके से निकाल दिया गया। बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। जी, मुझे बीतू ने बताया है। वो तब से हमारे साथ है। दरहकीकत हम में से अक्सर ऐसे ही दुखी और ज़माने के सताए हुए लोग हैं। सादिया के बारे में तुम्हें मालूम है। फिर वसीम है, मेरे एक साथी अयाज है। उसकी बीवी शाहीन भी हमें इसी तरह मिली थी। सफ़ीर और मोना शुरू से मेरे दोस्त थे, लेकिन वो भी दुश्मनी की लपेट में आ गए। अब हम सब एक ख़ानदान की तरह हैं। हम में अब्दुल्ला है, मानी है और एक लड़की शाजिया भी है। आप मुझे भूल रहे हैं? मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी अपने साथ शामिल होने को नहीं कहा, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथी इस दलदल से निकल जाएं और मैं हालात का तन्हा सामना करूं। मगर मुझसे प्यार करने वाले मुझे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने हर मुश्किल में मेरा मुझसे ज़्यादा साथ दिया है और किसी मौके पर पीछे नहीं हटे। उनमें से हर एक ने मुझसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि वो ख़तरे से दूर रहें। मैं भी आपके साथ मुश्किलात का सामना करना चाहती हूँ। आपने जिस तरह मुझ बेसहारा लड़की को सहारा दिया और फिर इस काबिल बनाया कि मैं अकेले भी दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं, मैं ये एहसान किस तरह भूल सकती हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं अब भी वापस जाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। और अब मैं खुद को आपके उस ख़ानदान का एक हिस्सा तस्वर करती हूँ और कोई अपने ख़ानदान से अलग नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हम तुम्हें वेलकम करेंगे, लेकिन बानो एक बार फिर गौर। कतई कलामी माफ़। इंसान गौर वहाँ करता है जहाँ उसके पास चॉइस हो, और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। अब मेरा कल का प्लान सुनो। लेकिन एक मिनट। मैं लैपटॉप तक आया। वहाँ सफ़ीर और बीतू आपस में झगड़ रहे थे। मैं जानता था कि उनकी लड़ाई ज़ुबानी कलामी होती थी। अभी 1 मिनट बाद वो दोनों कहीं बैठे हंस बोल रहे होंगे। मैंने सफ़ीर को बुलाया। मुझे कल सुबह तक तुम लोगों की तरफ से फाइनल प्लान चाहिए और दोपहर 1 बजे तक लोकेशन जहाँ हमें आना है। तुम फिक्र मत करो, मैं और वसीम सुबह सवेरे निकल जाएंगे। हमारे साथ 2 अफराद और होंगे। बीतू और अब्दुल्ला 1 घंटे के बाद आएंगे, यानी 2 गाड़ियाँ और 6 अफराद होंगे। साजो सामान हर किस्म का होगा। ये ज़रूरी है, बल्कि गाड़ियाँ 3 कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अयाज कहाँ है? भगवाल में, लेकिन वो आ सकता है। बस तो उसे बुलवा लो। तीसरी गाड़ी में वो होगा। बल्कि ऐसा करो, वसीम और अब्दुल्ला को भी बुला लो। मेरे जहन में एक प्लान आ गया है। कुछ देर भी वो दोनों सामने थे। वसीम ने कहा, क्या सोचा आपने? पिकअप पॉइंट तक एक गाड़ी आएगी, उसमें तुम और अब्दुल्ला होगे। हम भी होगा। बीतू ने मदाखलत की। ओके, बीतू भी होगा, लेकिन फिर गाड़ी बड़ी रखना, क्योंकि 3 अफराद हम भी होंगे। बाकी 2 गाड़ियाँ कहाँ होंगी? वो नारंग मंडी और चकिया रोड की क्रॉसिंग पर होंगी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, अफराद उन दोनों गाड़ियों में तकसीम हो जाएंगे और ये सब अलग अलग सिमतों में रवाना होंगी। नारंग मंडी जाने वाली गाड़ी घूमकर जीटी रोड पर आएगी और गुजरांवाला पहुँचेगी। बाकी 2 गाड़ियाँ भी अपने रूट से गुजरांवाला पहुँचेंगी और वहाँ से हम आगे रवाना होंगे। क्या ख्याल है? बेहतरीन। यही तकरीबन हमने सोचा है। फ़र्क सिर्फ 3 गाड़ियों का है। हमने 2 का सोचा था। मामला हसास है, इसलिए इम्कान है कि मकामी दिफाई इदारों की तरफ से हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बेहतर होगी। हम 3 अफराद जो बाहर से आएंगे वो अलग अलग गाड़ियों में सफ़र करेंगे। इस सूरत में बेहतर है कि कम से कम अफराद हो और असलहा भी ख़तरनाक वाला ना हो। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे जहन में एक तजवीज़ आ रही है। अगर हम पंजाब पुलिस की वर्दी हासिल कर लें तो? और अगर असली पुलिस से टाकरा हो गया तो क्या? जब तक शक वाली बात नहीं होगी, कोई हमसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर वर्दी आसानी से मिल सकती है तो ठीक है, लेकिन साथ ही ऐसा बंदोबस्त भी करना कि मौका मिलते ही वर्दियों से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। ये तो बड़ा आसान है। हम लिबास पर ही वर्दी पहन लेंगे और जहाँ उतारनी होगी
1 मिनट में उतार देंगे। वसीम ने कहा। मजीद आधे घंटे तक प्रोग्राम की नोक पलक दुरुस्त होती रही। फिर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि उस पर सिर्फ अशा ज़रूरत के तहत ही रब्ता किया जाए। बानो खामोशी से सुन रही थी। जब लैपटॉप बंद किया तो उसने कहा, आप मुझे कुछ बताने चाह रहे थे? हाँ, कल हमारे लिए बहुत अहम दिन है। इसका इम्कान है और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक हम सरहद पार करके जा चुके होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरफ या दूसरी तरफ अजल का शिकार हो जाएं और हमारे जिस्म हेलीकॉप्टर में जलकर खाकस्तर हो जाएं। अल्लाह ना करे। बानो ने झुरझुरी ली। उम्मीद तो यही है, लेकिन हर सूरत के लिए तैयार होकर जाना होगा। इससे पहले हमें अस्पताल से राजकुमार को अगवा करना होगा। वो कैसे? मैं एम्बुलेंस लेकर अस्पताल जाऊंगा और डॉक्टर बनकर राज को निकाल लाऊंगा। उसके बाद हम एयर क्लब का रुख करेंगे, जहां हेलीकॉप्टर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे वक्त में सरहद पार करें जब तारीकी तकरीबन छाने वाली हो। हल्की रोशनी में हेली आराम से उतर सकेगा और उसके बाद तारीकी हो जाएगी। उसमें हमारी तलाश आसान काम नहीं होगा। बानो ने हिसाब लगाया। आजकल सूरज 7:15 तक गुरूब हो रहा है। अगर हम यहाँ से 5:30 बजे निकलें तो हेलीकॉप्टर सरहद तक का फासला 1.5 घंटे में तय कर सकता है। हाँ, हम रडार से बचने के लिए नीची परवास करेंगे, इसलिए रफ्तार ज़्यादा नहीं होगी। फिर हम पायलट को कह सकते हैं कि वो इस तरह चले कि हम 7:15 बजे के बाद सरहद अबूर करें। मेरा ख्याल है फासला 200 मील भी नहीं है। मैंने तस्दीक के लिए इंटरनेट पर नक्शा निकाल कर देखा। वाकई फासला तकरीबन 200 मील बन रहा था। बानो ने नुक्ता उठाया। एयर क्लब पहुंचकर एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ क्या करना है? कुछ नहीं। वो भला क्यों सोचेगा कि हमको गलत काम कर रहे हैं? जब हम पायलट को मजबूर करेंगे तब वो क्या सोचेगा? हम पायलट को उस वक्त मजबूर करेंगे जब वो परवास कर जाएगा, और ज़मीन पर मौजूद एम्बुलेंस ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? बानो कायल हो गई। फिर उसने दूसरा नुक्ता उठाया। जब हम राज को ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो वह हंगामा नहीं करेगा। उम्मीद तो है कि नहीं करेगा, और अगर किया तो? बानो के सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे हंगामा राई या मज़ाहमा से बाज रखना ज़रूरी था। मैंने डॉक्टर अमृतसर को कॉल की और उससे किसी ऐसी दवा का पूछा जिसे किसी को दिया जाए तो वो बज़ाहिर होश में हो, लेकिन उसका जहन सो जाए और वो फरमाबरदारी से दूसरे की मर्जी पर चले। पहले तो अमृतसर ने गैर मुतल्लिका सवालात किए कि क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने उसे 50,000 सवालात करने के लिए नहीं दिए तो वो लाइन पर आ गया। उसने मुझे चंद ऐसी दवाओं के नाम बताए। ये सब इंजेक्शन की सूरत में मिलती हैं। मैंने पूछा, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी और कोई डॉक्टर की पर्ची तो नहीं मांगेगा? ओ भाई, ये इंडिया है, यहाँ सब मिलता है और सब चलता है। डॉक्टर ने जवाब दिया। मैंने दवाओं के नाम नोट कर लिए थे। फिर मैंने होटल मैनेजर को कॉल की। मुझे कुछ दवाओं की ज़रूरत है, मैं आदमी भेज रहा हूँ, आप उसे नाम लिख दें। मैनेजर का आदमी आकर दवाओं के नाम ले गया। उसने कहा शायद कुछ देर लगे क्योंकि रात के वक्त आम मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाते थे। कोई बात नहीं, तुम आराम से तलाश करो और डिस्पोजेबल सिरेंजों का एक सेट भी ले लेना। यह मरहला तय हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बानो से कहा, वैसे तुमने ख़वातीन के बारे में मेरी राय किसी कदर बदल दी है। वो हंस पड़ी। यही? क्या हम अकल से पैदल होते हैं? नहीं, अक्लमंद तो बहुत होती हैं, मगर अपनी अक्लमंदी ख़ास मैदानों तक महदूद रखती हैं, और आम हालात में और हंगामी हालात में जब आस पास को साहिब अकल मौजूद हो तो ज़ाती अकल के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करती हैं। रात गहरी हो रही थी और सारा दिन भागदौड़ में गुजर गया था, मगर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कॉफ़ी की तजवीज़ पेश की, लेकिन बानो ने इनकार कर दिया। अब मैंने चाय भी पी तो मुझे मुश्किल से नींद आएगी। मेरे सर में हल्का सा दर्द है। तब बेहतर है कि तुम सो जाओ ताकि कल के मार्के के लिए ताज़ा दम रहो। बानो चली गई। मैं जागता रहा और सोचता रहा। मैं ख़तरा मोल ले रहा था। अब तक मुझे ये इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब्दुल्ला और वसीम से बात करके शायद मैं उसे ज़्यादा महसूस करने लगा था, और रह रहकर ख्याल आ रहा था कि मैंने अंदाजे की गलती तो नहीं की। जब सोचों ने ज़्यादा परेशान किया तो तंग आकर मैंने सोने की तैयारी शुरू कर दी। गर्म पानी से शावर लिया तो जहन किसी कदर हल्का फुल्का हो गया। इसी असना में मैनेजर का आदमी दवाइयाँ ले आया। उनके साथ छोटी सिरेंजों का एक सेट भी था। मैंने दवाओं के साथ मौजूद हिदायत पढ़ी और उन्हें जहन नशीन कर लिया। बिस्तर पर लेटा और आराम से सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मैंने खुद को ताज़ा दम महसूस किया। बानो भी जाग गई थी। हमने नाश्ता किया। इस दौरान में अपने प्लान की नोक पलक भी दुरुस्त करते रहे। नाश्ते से फारिग होकर मैंने एम्बुलेंस सर्विस को कॉल की, जहां से पहले एक एम्बुलेंस तवील दौरानिये के लिए बुक कराने की बात की थी। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने बताया कि इसके लिए मुझे खुद उनके सेंटर आना होगा और पेमेंट के बाद ही मैं एम्बुलेंस हासिल कर सकूंगा। ये कमर्शियल सर्विस थी, उन्हें सिर्फ रकम से गर्ज थी। मैं सर्विस सेंटर तक गया और पेमेंट करके एक एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए हासिल कर ली। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस शिमला से 100 मील के दायरे से दूर नहीं जाएगी और इस सूरत में मुझे मजीद पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि मुझे सर्विस शिमला की हदूद में चाहिए। अब मैं 1 घंटे के नोटिस पर एम्बुलेंस को कहीं भी तलब कर सकता था। उसके बाद मैंने BS अनकारी को कॉल की। मुझे दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट चाहिए। हेलीकॉप्टर में ईंधन फुल हो, मुमकिन है हमें ज़रा देर तक परवास करना पड़े। मैं 3 बजे तैयार मिलूंगा।
फ्यूल मैं हमेशा फुल रखता हूँ। पूरे ईंधन के साथ हेली कितनी देर परवास कर सकता है? 2.5 से 3 घंटे, बुलंदी और स्पीड पर डिपेंड करता है। मैंने इत्मीनान महसूस किया क्योंकि इतना वक्त काफ़ी था और हम आराम से पाकिस्तान पहुंच सकते थे। उसके बाद सनकारी वापस शिमला तक नहीं आ सकता था, मगर वो सरहद पार करके वापस जा सकता था। उसके बाद वो किसी भी एयरफील्ड पर उतर सकता था। अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं था और वो यकीनन पकड़ा जाता, लेकिन मेरी बला से। मैं होटल वापस आया तो बानो तैयारी कर रही थी। उसने मेरे और अपने कपड़ों के सूटकेस तैयार कर लिए। मैंने उससे कहा, इसमें से कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? ये बिला वजह का बोझ है, मगर इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना बाद में तफ्तीश होगी तो ये लिबास हमारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। बानो का दिल दुख रहा था। अल्लाह, इतने अच्छे कपड़े ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह और देगा। मैंने उसे तसल्ली दी और स्काइप ऑन करके अब्दुल्ला को कॉल की। क्योंकि वो निकल चुके थे इसलिए अब कंप्यूटर से बात मुमकिन नहीं थी, मुझे मोबाइल पर कॉल करनी थी। मैंने फैसला किया कि लैपटॉप और USB इंटरनेट डिवाइस साथ रखूंगा, इससे राब्ते में आसानी रहेगी। फिर मैंने मैनेजर को कॉल की, उसे बताया कि हम जा रहे हैं, लेकिन कल तक ये कमरे हमारे लिए बुक रहेंगे। मैंने उसे इशारों में कहा कि हम यहाँ आए ही नहीं थे, बेहतर होगा कि वह हमारी यहाँ मौजूदगी के तमाम सबूत ज़ाया कर दें। उनमें CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। उसने यकीन दिलाया कि वो सब ज़ाया कर देगा। रवानगी से पहले हमने हल्का लंच किया। होटल वाले किसी कदर हैरान हुए कि हम बगैर किसी गाड़ी के सामान समेत पैदल रवाना हुए थे, मगर किसी ने इजहार नहीं किया। कुछ देर बाद बानो ने थक कर कहा, उफ, ये मुसीबत लाद कर लाना ज़रूरी था क्या? बिल्कुल। हम टैक्सी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस सूरत में सूटकेसेस को कहाँ ठिकाने लगाते, और वो भी ड्राइवर की नज़रों से बचकर। वो चुप हो गई। कुछ देर के बाद हमने दोनों सूटकेस एक बड़े डस्टबिन के सुपुर्द किए। जहाँ से उन्हें कोई भी निकाल कर ले जाता तब भी हमें कोई फ़र्क न पड़ता। फिर मैंने एम्बुलेंस सर्विस कॉल की, आनंद वर्मा ट्रस्ट अस्पताल के बाहर भेजने को कहा। साथ ही ताकीद कर दी कि ड्राइवर बाहर रुककर मेरा इंतजार करे, खुद से अंदर जाने की कोशिश ना करे। उसके बाद हमने एक टैक्सी ली और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी अस्पताल से कुछ पहले छोड़ दी। रकम और असलाह हमारे पास था, जबकि लैपटॉप अपने छोटे से बैग में मेरे शाने से लटक रहा था। मैंने एक पिस्तौल बानो के हवाले किया और इंडियन रकम भी उसे दे दी। अगर हम किसी वजह से बिछड़ जाते तब भी वो खाली हाथ ना रहती। अस्पताल के सामने पहुंचकर मैंने उससे कहा, तुम यहीं रहो, लेकिन नुमाया मत होना और मेरी वापसी का इंतजार करना। आप कितनी देर में आ जाएंगे? वो किसी कदर फिक्रमंद थी। कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आधे पौन घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने कोट पहन लिया, लैपटॉप वाला बैग बानो के हवाले किया। उसी लम्हे सड़क पर एम्बुलेंस आई। बानो जल्दी से सड़क के साथ लगी बाड़ की तरफ बढ़ गई। मैं सड़क क्रॉस करके एम्बुलेंस की तरफ आया। ड्राइवर ने मुझे सरसरी नज़रों से देखा, लेकिन जब मैं फ्रंट डोर खोलकर अंदर आया तो वो चौंक गया। ओह अच्छा, ये आप हैं? आप डॉक्टर हैं? हाँ, अंदर चलो। उसने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। हम आराम से स्टाफ पार्किंग एरिया में पहुंच गए। मैंने एम्बुलेंस दरवाजे के सामने रुकवाई और ड्राइवर से कहा, मैं मरीज को लेने जा रहा हूँ, अगर कोई कहे यहाँ क्यों रुके हो तो कहना डॉक्टर एंथनी ने कहा है। ठीक है साहब। मैं नीचे उतरा और एक तरफ रखी व्हीलचेयर लिए अंदर दाखिल हुआ। राज को इस पर आसानी से एम्बुलेंस तक लाया जा सकता था। खुशकिस्मती से किसी ने रास्ता नहीं रोका। मैंने व्हीलचेयर राज के कमरे के बाहर छोड़ी और दवा से भरी सिरंज निकाल ली। मेरा इरादा था कि अंदर दाखिल होते ही राज को दवा इंजेक्ट कर दूंगा। जैसे ही वो दवा के ज़ेर असर आएगा मैं उसे लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन अंदर घुसते मुझे झटका लगा। राज कुंवर का बेड खाली पड़ा था। उसके वॉशरूम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसके सारे काम बेड पर होते थे। अचानक अकब से आवाज़ आई, कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा तो डॉक्टर अमृतसर सिंह मेरे मुकाबिल था। उसके हाथ में एक सर्जिकल नाइफ थी।